हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर आपको कालका ईएस एकेडमी जो कि भोपाल में स्थित है डिलीवर हो रहा है। ये ऑनलाइन लेक्चर है जिसे आप खरीद भी सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर में हम बात करेंगे कारकों के बारे में। सबसे डिफिकल्ट और सबसे आसान, सबसे खतरनाक और सबसे प्यारा मैं कह सकता हूं इस चैप्टर को, क्योंकि इसकी खूबियां ही ऐसी हैं। लगता आसान है, होता डिफिकल्ट है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको जानेंगे किस प्रकार ये है और करता है। पहला है हमारा ये कर्ता। जो हमारे नॉर्मल जो कारक हैं वो 8 कारक होते हैं, कारक और विभक्तियां। अब ये कारक होता क्या है और कारक की जरूरत क्यों होती है, तो पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। कारक की अगर मैं परिभाषा देखूं एक लाइन में, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, विशेषतः क्रिया के साथ बताए, उसे कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप का भी संबंध वाक्य के दूसरे शब्द, ज्यादातर किसके साथ बताते, क्रिया के साथ बताए, उसे ही कारक कहा जाता है। जैसे राम ने राक्षसों को बाणों से मारा, तो कारक सूचित करने के लिए क्या होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो भी प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति कहा जाता है। तो कुछ पहले विभक्तियां जानना जरूरी है, किस प्रकार विभक्ति होती है, किस प्रकार उनको लगाया जाता है, फिर अपन आगे जानेंगे। तो कारक 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन कारक। इनका प्रयोग आपने बहुत आसानी से पढ़ा है, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हमें नियम समझना जरूरी है, वरना वो सॉल्व भी नहीं होंगे। और उसमें विभक्तियां भी नहीं होती। आप सोच रहे हो कि विभक्ति होगी तो मैं आराम से पहचान जाऊंगा कौन सा कारक है, नहीं, विभक्तियां भी नहीं होती। फिर क्या करोगे आप पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा फिर। तो मेरी बात ध्यान से समझो इस लेक्चर में, तभी हम कर पाएंगे। तो 2 प्रकार छुपे हुए होते हैं। देखो, हम से का ही समझते हैं कि से का प्रयोग जहां हो रहा है वहां समझ जाएंगे, लेकिन को का प्रयोग भी 2 जगह 3 जगह हो जाता है। को का प्रयोग यहां भी हो रहा है, यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, फिर क्या करोगे? तो कंफ्यूज नहीं होना, हमें डेप्थ को समझना है, गहराई से पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कारकों की। तो पहला है हमारा कर्ता कारक। तो इसकी विभक्ति है कर्ता ने। दूसरा है कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु निर्मित वास्ते, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अधिकरण में, भीतर, पर, पे, पर, संबोधन हे, हो, अजी, अरिजी सुनते हो, संबोधन करना। तो ये हमारे कारक हैं। और अब हम इनके जो नॉर्मल है, हम इनके उदाहरणों के साथ इनको समझते चलेंगे, और एक आध अपवाद आएगा तो वो मैं आपको समझाता चलूंगा, ठीक है। तो अपवाद के बारे में, जैसे कोई ऐसा वाक्य है जिसमें कुछ है ही नहीं, दोनों लग सकते हैं, तो कंफ्यूजन कर देगा। तो चलो पहले हम कर्ता कारक को समझते हैं। जैसे आपको मैं इसी पर उदाहरण देता चलता हूं, आप नोट करते चलिए बच्चों, वरना आपको दिक्कत आएगी। कर्ता कारक में क्या होता है, परिभाषा नोट कर लेना या वीडियो को रिमाइंड कर लेना, क्योंकि आप डायरेक्ट डाउनलोड कर रहे हो इस वीडियो को। ये वीडियो YouTube पे नहीं होगी, ये सिर्फ जो डाउनलोड करने वाले हैं डायरेक्ट हमारे लिंक पे जो पे करके करेंगे, उन्हीं के लिए वीडियो है। तो इसको थोड़ा लेंदी बनाया जा रहा है। YouTube पे सिर्फ हम सैंपल डालते हैं, सारी वीडियो नहीं डाल सकते। तो आप लिखते चलिएगा, ज्यादा बेहतर है। कर्ता कारक, इसको क्या होता है, वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। अगर कोई भी क्रिया को कर रहा है उसे क्या कहते हैं, कर्ता
कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। मतलब इसमें ने लगेगा। अब आप उदाहरण लिख लो एक, अंशु ने भोजन किया, तो इस पे किसकी प्रधानता आ रही है? कर्ता की आ रही है। अंशु ने भोजन किया, तो इसमें क्या हो गया? कर्ता कारक ने लग रहा है। ठीक है। अब एक चीज बताओ, चलो तुम तो बड़े होशियार हो, समझ गए, तुम्हें बड़ा आसान लग रहा है। अब एक वाक्य आ गया, हाँ, तनु गाना गा रही है। तनु गाना गा रही है, तो अब बता दो भैया कि इसमें कैसे पहचानोगे? इसमें ने तो है ही नहीं, और ये वाक्य गलत भी नहीं है, ये वाक्य भी सही है। तनु गाना गा रही है, तो अब इसमें क्या लगाओगे आप? ये बताओ। एक और ले लो, मोहन खेल रहा है। एक और ले लो, लिखते चलो बेटा, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं बार बार, इस पे लिखना जरूरी वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए। अच्छा बताओ, तृप्ति कविता की रचना कर रही है। अब तो की आ गया, तृप्ति कविता की, ये वाला की आ गया, और मैं बात कर रहा हूं कर्ता की। तृप्ति कविता की रचना कर रही है। अब क्या करोगे आप लोग बताएं? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, नियम समझो, परिभाषा लिख लो, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत आओ। ओवर कॉन्फिडेंस में आओगे, परिभाषा नहीं लिखोगे, हम तो कर लेंगे, तो वहां पे जाके पोंपो बन जाओगे। देखो, कर्ता ने जरूर आ रहा है, लेकिन हमें इसकी विभक्ति तो ठीक है, पहले हमें इसकी परिभाषा समझनी है। इसकी परिभाषा समझनी, विभक्तियों को बाद में देखो, पहले परिभाषा समझो। तो मैंने परिभाषा बताई, वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें विभक्ति ने कभी कर्ता के साथ लगती है और कभी नहीं लगती। कभी नहीं लगती। फिर क्या करोगे? तो समझो, हमें वाक्य को ढंग से पढ़ना है। बच्चे इसलिए गलत करके आया, तो उसमें ने नहीं था, यानी वो कर्ता नहीं है, गलत करके आ गया। नहीं, हमें वाक्य को ढंग से समझना है। जैसे देखो, अंशु ने भोजन किया, किसकी प्रधानता है? अंशु की है। अंशु ने भोजन किया। अब तृप्ति कविता की रचना कर रही, प्रधानता किसकी आ रही है? कर्ता की आ रही है, नहीं आ रही है? तृप्ति कविता की रचना कर रही है, तो कर्ता कारक। अब मोहन खेल रहा है, कौन खेल रहा है? प्रश्न पूछो। मोहन, कर्ता की प्रधानता है, तो कर्ता कारक, मोहन खेल रहा है। उसके बाद तनु गाना गा रही है, किसकी प्रधानता है? गाने की है या तनु की? तनु की है ना, तनु गाना गा रही है, कर्ता की प्रधानता यानी कर्ता कारक। इसमें विभक्ति हो या ना हो आपको नहीं पहचानना, आपको मैटर करता है कि कौन प्रधान है, कर्म प्रधान है या कर्ता प्रधान है, तो आपके आंसर ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, हमारा कर्ता कारक हो गया। अब आते हैं कर्म को। अब कर्म को पहले लिख लो, परिभाषा लिख लो। कर्म क्या है? संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे इसकी विभक्ति को शब्द के साथ कभी रहती है और इसमें भी कभी नहीं रहती। विभक्ति कभी रहती है और कभी नहीं रहती। अब देखो, करने वाले संज्ञा सर्वनाम पे फल गिरा, किसका? क्रिया का। अब समझो, एक वाक्य लिख लो, सीमा ने तनीषा को पीटा। ठीक है, सीमा ने तनीषा को पीटा। फल जो फल गिरा वो किस पे फल गिर रहा है? क्रिया का फल गिरता है। संज्ञा सर्वनाम पर जिस रूप में क्रिया का फल गिरता है। मतलब सीमा ने तनीषा को पीटा, तनीषा इसमें मुख्य आ रही है, यानी कर्म जो किया वो प्रधानता आ रही है। इसमें तो ने भी है, लेकिन ने में कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें कर्म की प्रधानता आ रही है। सीमा ने तनीषा को पीटा। ऐसे ही एक इसका थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं दो चीज बताता हूं। आपको कर्ता की पहचान करने के लिए एक प्रश्न करना होता है। क्या? कौन। अगर कर्ता को पहचानना है तो कौन का प्रश्न करो। कौन, कर्ता को पहचानना है तो कौन का प्रश्न करो।
और कर्म को पहचानना है क्या अथवा किसका प्रश्न करो, क्या किसको। अगर इनमें से किसी का भी एक का उत्तर मिल जाए वाक्य में से तो वो आप आसानी से पहचान सकते हो। समझ में आया? कौन कर रहा है, कर्ता अगर लिखा हुआ है वाक्य में प्रधानता, और अगर वाक्य से आपका प्रश्न मिल रहा है क्या किसको, तो वो क्या है, कर्म है। क्या किसको, वो क्या है, कर्म है। समझ में आया? ये दो प्रश्न, ये प्रश्न कर लो वाक्य से, तुम्हें कर्ता और कर्म की पहचान हो जाएगी बड़े आसानी से। अब देखो इसमें भी है, विनय पुस्तक पढ़ रहा है, विनय पुस्तक पढ़ रहा है, प्रधानता किसकी आ रही है, क्या पढ़ रहा है, ये आगे क्वेश्चन, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। किसको पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो तुम्हारा कर्म कारक बन जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। करण, करण क्या होता है, से और द्वारा। ध्यान रखना, कभी विभक्ति आती है कभी विभक्ति नहीं आती है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, हर वाक्य को नोट कर लो, बेटर होगा उदाहरण लिख लो, इससे बाहर नहीं जाएंगे आपकी विभक्तियां। अब आता है करण। करण जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं, जिसकी विभक्ति से और द्वारा होती है। फिर सुनो, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की, मतलब मैं पेन से बोर्ड पे लिख रहा हूं तो ये क्रिया हो रही ना, साधन है मेरा पेन, तो ये होगा करण कारक। जैसे अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा, ये क्रिया पूरी किससे की गई, डंडे से की गई ना, तो ये होगा करण। स्नेहा लेखनी से लिखती है, किससे लिखती है, क्रिया अपनी पूरा किससे कर रही, लेखनी से, तो ये भी करण हुआ। समझ में आ गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन आया था, मुझे अभी भी याद आ रहा है, कि से और द्वारा छिपे भी रहते हैं, कहीं कहीं पे ना से होगा और ना कहीं पे द्वारा होगा, द्वारा। तो फिर क्या करोगे आप, मैं वही चीज बता रहा हूं, सिर्फ वही चीज, ये तो बच्चे भी कर लेंगे, क्वेश्चन आजकल पैटर्न बदल गया है, तो कहीं पे से और द्वारा भी नहीं होगा तो फिर क्या करोगे। जैसे एक वाक्य ले लो, अगर मैं तुम्हें बताऊं, ना आंखों देखा ना कानों सुना, अब इसको विभक्त, ऐसा वाक्य लिखा हुआ आया, ना आंखों देखा ना कानों सुना, मतलब ना आंखों से देखा ना कानों से सुना, तो क्रिया का साधन तो विभक्ति है ही नहीं, लेकिन आप पूरे वाक्य को समझोगे, ना आंखों देखा ना कानों सुना, तो इसमें क्या आएगा बेटा, से द्वारा। आंखों से न देखा, तो विभक्ति जरूरी नहीं कि हो या ना हो, ना भी हो तब भी आप आराम से पहचान सकते हो। ओके, चलिए अब एक और आया था, अगर हम देखें, आप नोट कर लो, उदाहरण से दे रहा हूं, शायद ये उदाहरण रिपीट हो जाए। वह अपने मकसद में येन केन प्रकारेण सफल हो गया, मतलब किसी भी तरह से सफल हो गया। वह अपने मकसद में येन केन प्रकारेण, मतलब इसमें से छुपा हुआ है। येन केन प्रकारेण का मतलब क्या होता है, येन केन प्रकारेण, ये आ गया, येन केन प्रकारेण, तो इसमें क्या होता है, किसी भी तरह से आ गया, लेकिन ये दिया नहीं, संस्कृत के शब्द दे दिया, ज्यों का ज्यों, बच्चे गलत करके आ गए, पता ही लग रहा विभक्ति क्या है, तो इसमें विभक्ति नहीं दिख रही लेकिन फिर भी छुपा हुआ है। ओके, आगे बढ़े, काफी समझा दिया मैंने इनको, अब आगे आते हैं। संप्रदान, संप्रदान तो क्या होता है, को के लिए हेतु निर्मित वास्ते, संप्रदान। तो संप्रदान में जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। इसमें भी विभक्ति नहीं आती कभी कभी, तो फिर क्या करोगे, तो समझो, जिसके लिए, जैसे मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं, तो तुम्हारे लिए जो कर रहा हूं वो संप्रदान कारक कहलाएगा। जैसे सुरभि भाई के लिए मिष्टान लाती है, किसके लिए ला रही है, भाई के लिए मिष्टान लाती है। बच्चे को गेंद लाओ, बच्चे को गेंद लाओ, मतलब बच्चे के लिए गेंद लाओ,
तो को से कंफ्यूज मत हो जाना, कर्म है, को यहां पे भी, को यहां पे भी, कंफ्यूज मत हो जाना। फिर कह रहा हूं, इस संप्रदान को परिभाषित समझ लो, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है। मतलब बच्चे को गेंद लाओ, ये बच्चे फट्टे से लिख देंगे कर्म है, नहीं, बच्चे किसी के लिए हो रही ना क्रिया, तो बच्चे को गेंद लाओ, को तो है, से में अंतर तो कर लेते हो, को में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चे को गेंद लाओ, तो ये क्या होगा, संप्रदान, मतलब किसी के लिए क्रिया की जा रही है। चलिए अपादान पे आते हैं। अपादान कारक जो होता है, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम किसी वस्तु का अलग हो जाना। अपादान अलग बताता है, जैसे हिमालय से नदियां निकलती हैं, अपादान है, हिमालय में थी, उससे नदियां अलग हो गई। अलग होना, जैसे उदाहरण लिख लो, वृक्ष से पत्ता गिरा, सवार घोड़े से गिरा, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है, इत्यादि। ये क्या है, अपादान कारक के सूचक हैं। मैं तुम्हें बहस से बहस समझा रहा हूं, जिससे तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो। तो मेरा निवेदन है, उदाहरण लिख लेना, नोट्स बना लेना, वरना ये वीडियो भी बेकार चला जाएगा। फिर आता है संबंध। संबंध हम जानते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो, उसे संबंध कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है, काकी के रारी रे नानी ने, मतलब लेकिन कभी कभी तो कहने का मतलब है ये शब्द विभक्ति भी नहीं आती। चलो ये तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं उदाहरण लूं, मेरी घड़ी खो गई, मतलब मेरा संबंध मेरी घड़ी से है, मेरी घड़ी खो गई है। मैंने अपनी पुस्तक लिखी, तो मैंने, मेरी, ये शब्द भी जो होते हैं ना, इनको भी अलग से लिख लो। मेरा, मेरी, मेरा, अपना, अपनी, उनका, उनकी, ये भी संबंध बताते। ये तो है ही संबंध, काकी के रारी रे नानी ने। राजा का, राजपुत्र, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, अब वो खत्म हो गए आने बच्चों से, अब आते हैं पूरा पूरा। तो इसमें और शब्द ऐड कर लो संबंध में, मेरी, मेरा, मेरी, मेरा, अपना, अपना, तुम्हारा, उनका, उनकी, उनका, उनकी, तुम्हारा। अब ये शब्द आने लगे, ये इसका बता रहा हूं मैं, संबंध का एरो लगा हुआ है, संबंध का बता रहा हूं मैं। अब ये नहीं आता देशभक्ति, देश के लिए भक्ति या देश की भक्ति, या फिर राज आज्ञा, राजा की आज्ञा, खत्म हो गए, काकी के रा, ये तो है विभक्ति है। लेकिन जहां पे मेरा, मेरी लिखा, अब ये बताओ, मेरी घड़ी खो गई, इसमें कौन सी विभक्ति है, नहीं है ना। लेकिन मेरी, ये वो है क्या, संबंध, यानी मेरा, मेरी, अपना, उनका, उनकी, तुम्हारा, ये सब। तुम्हारा पर्स गिर गया, संबंध है तुम्हारे पर्स से। चलो फिर है अधिकरण। अधिकरण में है में, भीतर, पर, पे, में, भीतर, पर, पे, मतलब जैसे अधिकार करना। अधिकरण मतलब अधिकार करना। जैसे ताऊ चारपाई पे लेटे हैं, तो ताऊ ने अधिकार कर लिया है चारपाई पर, है ना। और अगर देखूं अधिकरण में, तो चिड़िया डाल पे, चिड़िया डाल पे बैठी है, मतलब चिड़ियाओं का अधिकार है डाल पर, मतलब में, पर, भीतर। उदाहरण ले लो, अधिकरण, मेज पर पुस्तक रखी है, मतलब पुस्तक का अधिकार किस पे है, मेज पर, मेज पर पुस्तक रखी। ये नहीं कह रहा मेरी पुस्तक रखी है, तो वो संबंध में हो जाता, मेज पर पुस्तक रखी है। ओके, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, मतलब मैं 3 मिनट में, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, मैं क्या लिखूं, ये कर्ता कारक है, नहीं, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, इसलिए मैंने में लिखा है, विभक्ति समझ लो। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, मतलब ये कहीं आ रहा है अधिकार करने, या अधिकार को बता रहा है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, में। चलो अधिकार समझ जाओगे। जैसे मैं गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तो वो अधिकरण है, मतलब हम अधिकार करने जा रहे हैं ना घर के अंदर। मैं विश्वविद्यालय में पुस्तक लिख रहा हूं, विश्वविद्यालय के भीतर किताब लिख रहा हूं, तो भीतर, तो यह अधिकरण हो गया। अब आता है आखिरी बेटा संबोधन। संबोधन कारक जो है, जिस शब्द से किसी को पुकारने का वो दो संबोधन है। अब तो बहुत सारे शब्द प्रयोग होते हैं, अजी सुनते हो, कहां मर गए, अरे ओ, ए जी,
अरे इधर आ, अरे इधर आ, चल, हे, तो यानी इसमें संबोधन का बोध होता है उसमें। जैसे विभु इधर आओ, हे प्रभु इधर आओ, तो इस प्रकार ये संबोधन की विभक्ति कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कारक बताए और बहुत अच्छे से समझाया, मैंने एक एक चीज को आपको डिक्लेयर किया। तो ये तभी सार्थक होगा जब आप इसके नोट्स बनाएंगे। जो जो उदाहरण बताए, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे तो 2-2, 3-3 घंटे ये वीडियो हो जाएगा, जो आप अपलोड नहीं कर सकते अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, मेमोरी बढ़ जाएगा। तो आप लोगों को इसके नोट्स बनाने हैं, कंप्रेस करके वीडियो को डाल रहा हूं मैं, और आपको सारी वीडियोस अब ऑनलाइन मिलेंगी, आप वहीं से परचेस करिए, वहीं से आप लीजिए। ये यूट्यूब पे नहीं डाली जाएंगी, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, ये यूट्यूब पे नहीं डाली जाएंगी। यूट्यूब पे सैंपल डाले जाते हैं, ऑनलाइन वीडियो नहीं डाली जाती। अब ये बताओ, यूट्यूब पे हम इतना कुछ डालते रहते हैं, अगर हम कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो हम फिर पढ़ा कैसे पाएंगे? सही बात है नहीं? हमें भी खर्चे होते हैं। तो हम पूरी आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आप निकल जाओ और बस नोट्स बना के इसको बनाओ। धन्यवाद।